स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। इसकी आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले सालों के क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आज देखते हैं तो लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, 6, 8 तथा 12 का लसागु क्या हो जाएगा 24। जैसे कह रहा था कि छोटी से छोटी संख्या होगी 6, 8 और 12। हम एलसीएम निकालना है अभी सीखेंगे, लेकिन बस इतना जान जाए कि एलसीएम होता क्या है। तो वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। यानी कि इसका अगर हम एलसीएम देख जाने कि क्या होता है तो इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। ठीक, आगे और संख्याएं हैं जो 6, 8 और 12 से होंगी, लेकिन वो 24 से बड़ी होंगी। तो इसलिए जो एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ हमारा आंसर 24 होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं इस विधि को हम लोग आगे पढ़ेंगे। लसा ज्ञात करने की विधियां, तो लसा हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे है। तो भाग विधि क्या कहता है कि इस विधि में दी गई संख्याओं को कामा लगा दिया जाता है, यानी कि बीच में कामा कामा लगा के क्या कर दिया जाता है, पंक्ति में लिख देते हैं। फिर उसे अभाज्य संख्या हम बताएंगे क्या होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। इन अभाज्य संख्याओं से क्या करते हैं तो हम उन संख्याओं में भाग देते हैं। प्राप्त भागफलों तथा शेष संख्याओं जो विभाजित न हो को पुनः क्या कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। उपरोक्त क्रिया को दोहराते हैं। यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि नीचे की पंक्ति में सभी संख्याओं पर 1 न आ जाए। ठीक, अब भाजकों का गुणनफल करने पर प्राप्त गुणनफल ही संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होता है। यानी कि यहाँ हम एलसीएम निकालना अब सीखेंगे, वो भी किस मेथड से, तो भाग विधि से यानी कि डिवाइजिंग मेथड से। ठीक, तो देखेंगे तो अब ये है हमारा एग्जाम्पल, इसको समझेंगे कैसे हम भाग विधि से एलसीएम निकालेंगे। तो 16, 24 और 36 का हमें क्या करना है, लसा निकालना है। तो इस रूल के हिसाब से देखें तो 16, 24 और 36 को क्या कर लेंगे, ये कामा लगा लगा के लिख लेंगे। फिर इसके बाद इसे अभाज्य संख्या से भाग लगाना शुरू करेंगे। जो संख्या कटेगी ठीक है, नहीं कटेगी तो उसे उसी संख्या को उसी तरह से लिख लेंगे, पुनः नीचे पंक्ति में लिखते जाएंगे जब तक कि 1 ना हो जाए। ठीक, तो देखेंगे 2 से तो ये कट जाएगा, 2 8 16, फिर भी ये भी कट जाएगा, 12 दूना के 24 और ये भी कट जाएगा, 18 दूना के 36। ठीक, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 नवा 18। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6। अब ये 9 नहीं कटेगा तो इस 9 को उसी तरह से नीचे लिख लेंगे। ठीक, फिर 2 से देखेंगे तो 2 एकम 2, ये 3 2 से नहीं कटेगा तो 3 को भी लिख लेंगे, 9 नहीं कटेगा तो 9 को भी लिख लेंगे। फिर 3 से तो 3 एकम 3 और 3 तिली के 9। अब ये बच गया 3 और ये 1 हो गया और इधर 1 हो गया था। तो जब तक 1 ना हो जाए, सभी पंक्तियों में क्या हो जाए, 1 ना हो जाए, 1 आ जाए तो हम क्या करते हैं, उनका गुणनफल कर लेते हैं। तो यहाँ भी 1 3 एकम 3, अभी अभी 1 हो गया, यहाँ लास्ट में नीचे देख लेंगे। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा इसका, और ये भाग विधि से हम निकाल लिए हैं, तो क्या हो जाएगा एलसीएम इनका, देखें तो भाजकों का गुणनफल करने पर प्राप्त गुणनफल संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि इसी को एलसीएम कहते हैं। एलसीएम हो जाएगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो गुणा कर लेंगे किसका, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 और गुणते 3 गुणते 3। और एक और है, यहां से देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिली के 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो 3 तिली के 9 और इधर हो जाएगा 2 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16। ठीक, 2 9 18, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटा, 3 से देखेंगे तो
2 एकम 2 और फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिली के 9, 3 तो देख लेंगे। अभी आ गया हमारा इधर अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो अब बस इसका गुणा कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 9 6 का 54 को 4 लिख लेंगे, हासिल बच गया 5, 9 एकम 9 और 9 5 14, यानी कि 144 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से भाग विधि से हम एलसीएम निकालना सीख गए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे, एलसीएम यानी कि लसन निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि से। तो इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, फिर सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात लेकर उनका गुणनफल प्राप्त करते हैं। प्राप्त गुणनफल ही संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक, यानी कि क्या करेंगे, 16 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो जब 16 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करना भी हम आप लोगों को पिछली कक्षाओं में सिखा चुके हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना शुरू करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा। जैसे 2 8 16 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 एकम 2, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। यानी कि लिखें तो 16 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए, 16 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। फिर इसी तरह से हम 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। यानी कि जो हमारे 24 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 24 के हो जाएंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 और गुणते 3। ठीक, फिर हम 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो जब 36 का निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, यानी 18 तो ना के 36, फिर 2 9 18 और 3 तिली के 9 और 3 एकम 3। ठीक, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 36 के जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे वो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। ठीक, तो इसको घात के रूप में बना लेंगे, कर आएगी घात के रूप में बनाएंगे और जो बड़ी घात होगी उन्हीं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो घात बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की घाते 4 और ये हो जाएगा 2 की घाते 2 गुणते 3 की घाते 1, ये हो जाएगा 2 की घाते 2 और फिर 3 की घाते 2। ठीक, तो अब क्या कर रहा है, इसे देखेंगे। तो इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लिए, फिर सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात लेकर उसका गुणनफल प्राप्त करेंगे। तो अधिकतम घात देखें तो 2 की घात सब में क्या है, 2 की घात 4, 2 की घात 2, 2 की घात 2, तो अधिकतम घात इसमें यानी कि 2 की घात 4 है। ठीक, और फिर इसमें 3 के में देखें तो 3 गुणते 1 है, 3 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब कि जो बड़ी घात है वो 3 की घाते 2। ठीक, प्राप्त गुणनफल ही संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो 2 की घाते 2 का मतलब कि 2 की घाते 4 का मतलब यानी 2 4 बारी है। तो जब इसका गुणा करेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16, यानी कि यहाँ से 16 आ जाएगा और यहाँ से 3 तिली के 9 आ जाएगा, फिर 16 9 144 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा हमारा इस मेथड से। तो हमारा ये जो एलसीएम आ जाएगा ये गुणनखंड विधि से एलसीएम आ गया। तो हम गुणनखंड विधि से भी एलसीएम निकालना सीख गए। भाग विधि और गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना हमें आ गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या मसो वह महत्तम संख्या है जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे अगर 12 18 और 24 तीनों संख्याएं हैं, 2 3 और 6 से पूर्णतः विभाजित है, अतः इनका मसो 6 होगा क्योंकि इसमें महत्तम 6 है। देखें तो 12 18 और 24 ये 2 से भी विभाजित हो जाएंगी सभी संख्याएं, 3 से भी विभाजित हो जाएंगी, 6 से। तो किस बड़ी संख्या से विभाजित हो रही हैं, तो 6 से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक हो जाएगा।
क्योंकि 6 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 18 और 24 को पूरी विभाजित कर सकती है, जिसमें शेषफल जीरो नहीं, सब जीरो बचेगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। मौसा ज्ञात करने की अब विधियां देख लें तो मौसा भी ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक भाग विधि और दूसरी गुणनखंड विधि। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो भाग विधि से हम मौसा कैसे ज्ञात करेंगे? तो कह रहा है कि इस विधि में दी गई संख्याओं से सर्वप्रथम दो संख्याएं लेते हैं, यानी कि अगर हमें दो या दो से अधिक संख्याएं जब दी गई हो तो उसमें से शुरू की दो संख्याएं, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या लेकर के उसमें भाग लगाते हैं, फिर उसके भाजक को फिर भाग लगाते हैं उसके शून्य से। ये देखेंगे तो अंतिम भाजक जो होगा, अंतिम जो भाजक होगा, बिल्कुल अंतिम भाजक होता है, वही हमारा मसा हो जाता है। तो भाग विधि से एक मसा निकाल के देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल दिया है कि 12, 18 तथा 24 का मसा ज्ञात करना। किस विधि से? तो भाग विधि से। भाग विधि से ज्ञात करते हैं तो देखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 को ले लेंगे और इसमें 12 से भाग लगा देंगे। इस रूल को देख पढ़ लेंगे, इस रूल को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस रूल से ही हमें ये भाग लगाने हैं। तो देखेंगे, तो जब 12 से भाग लगाएंगे तो 12 एकम 12, एक बारी भाग जाएगा, घटाएंगे तो यहां से 6 शेषफल बच जाएगा। फिर 12 को नीचे लिखेंगे, इस वाले अब भागफल भाजक को क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और इससे भाग लगा देंगे। तो यहाँ लिखते हैं इसको, फिर भाग लगाते हैं 6 दूना के 12, यानी कि ये पूरा इससे विभाजित हो गया। तो इसको इस 6 से ना हम 24 को भी विभाजित करके पूरा देखेंगे, अगर होता है तो यही हमारा मसो हो जाएगा। तो जब 6 से विभाजित करेंगे तो 6 चौक को 24, यानी कि 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या करेगी, 12, 18 और 24 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो इस तरह से हम भाग विधि से मसा निकालना सीख गए और इस एग्जाम्पल का जो आंसर हो जाएगा वो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। HCF पूछा है तो HCF हमारा 6 हो जाएगा। अब HCF गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं तो देखेंगे। तो इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि जो ये संख्या दी गई है इनका हम क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इस अभाज्य गुणनखंड को करेंगे फिर सभी संख्याओं में से उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंडों की न्यूनतम घात का गुणनफल ज्ञात करते हैं। प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF होगा। HCF होगा, ये गुणनखंड विधि से हम HCF ज्ञात कर लेंगे, HCF या महत्तम समापवर्तक या मौसा। ठीक, इसको मौसा भी कह लेते हैं शॉर्ट में। ठीक, तो आइए अब इसको हम सिखाते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे हम मौसों को ज्ञात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले दी गई संख्या यानी कि हमारे पास 12 है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो 2 गुणते 3, यानी कि 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12। फिर इसी तरह से 18 के जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या निकाल लेंगे, 2 गुणते 3 यानी कि 3 3 9 और 9 दूनी 18। 24 के निकालें तो 24 के हम अभाज्य गुणनखंड क्या निकाल सकते हैं, तो 2 गुणते 3 यानी कि 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 और 12 दूना के 24। तो ये हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। ठीक, जो कि अभाज्य गुणनखंड है। अब इसको घात बनाएंगे तो ये घात के रूप में लिखेंगे, तो 2 की घाते 2 गुणते 3 की घाते 1। ठीक, फिर इसमें देखेंगे तो 2 की घाते 1 गुणते 3 की घाते 2। इस 24वें वाले का देखेंगे तो घात बनाएंगे तो 2 की घाते 3 गुणते 3 की घाते 1। तो अब अगली लाइन कह रहा है कि फिर सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंडों की न्यूनतम घात का गुणनफल ज्ञात करते हैं। जो सब में हो और न्यूनतम घात हो उन्हीं का गुणनफल जो हम करेंगे वही हमारा HCF हो जाएगा गुणनखंड विधि से। तो इसमें देखें तो न्यूनतम घात क्या है, 2 के देखें तो 2 की घाते 2, 2 की घाते 1 और 2 की घाते 3, यानी कि यहां से 2 की घात के रूप में जो आ जाएगा वो 2 की घात के रूप में 1 आ जाएगा। और 3 की घात में देखें तो क्या 3 तीनों में कॉमन है, तो हाँ कॉमन है। और 3 की न्यूनतम घात क्या है, तो न्यूनतम घात 3 की 1 है। तो यानी कि 3 को 1 घात है तो 1 ही लिख सकते हैं, 2 है तो 1 ही 2 होगा, यानी कि 3 दूना के 6।
तो इस दी गई संख्या का जो HCF हो जाएगा यानी कि मसा हो जाएगा, मसा जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ये हम किस विधि से निकाल लिए? तो ये गुणनखंड विधि से हम HCF निकालना सीख गए। ठीक, आगे चलते हैं। अगर हमें जब भाग विधि से निकालने के लिए कहेगा तो ऐसे लगाएंगे, गुणनखंड विधि से लगाने के लिए कहेगा तो ऐसे लगा लेंगे। अब देखेंगे भिन्नों का लसा और मसा। यदि संख्या हमें भिन्न के रूप में यानी कि बटा के रूप में दी गई हो तो हम उनका कैसे मसा और लसा निकालते हैं। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, इस वाली बात को हम ध्यान में रख लेंगे। एक नंबर का रहा है कि भिन्नों का लसा, अंशों का लसा बटा में हरों का मसा। यानी कि जो बात हमसे पूछेगा कि भिन्नों का लसा बताइए, ठीक, तो ऊपर यानी कि जो संख्या ऊपर होगी यानी कि अंश होगी उस संख्या का हम क्या निकाल देंगे? लसा निकाल देंगे, और उसके विपरीत हम उसका मसा निकाल देंगे। ठीक, तो देखते हैं इसका। तो दिया है एक एग्जाम्पल कि 2/7 तथा 4/17 का लसा ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या पूछा है? लसा। ठीक, तो जब भी हमसे लसा पूछेगा तो हम ऊपर दी गई संख्याओं का लसा और नीचे वाली संख्या यानी कि अंशों का लसा और हरों का मसा ज्ञात कर लेंगे इस विधि से। तो ठीक, तो 2 और 4 का हम क्या कर लेंगे? लसा निकाल लेंगे। तो 2 और 4 का लसा हम आप लोगों को निकालना बता दिए हैं कि लसा किस तरह से निकालते हैं। ये भाग विधि से लसा निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 एकम 2। अब ये नीचे सभी एक एक बन गए और एक बन गए तो इधर जो ये अभाज्य संख्या है इनका गुणनफल ही क्या हो जाता है? तो लसा होता है, हो जाता है। तो 2 दूना के 4 यानी कि इसका जो लसा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब इनका हम क्या निकालेंगे? मसा, मसा निकालेंगे। तो हर में देखें तो एक 7 है और एक 17। तो यही एक बात और ध्यान में रख लेंगे कि जब कभी भी अभाज्य संख्याएं हो, यहाँ 7 और 17 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक, और जब कभी भी अभाज्य संख्याएं हो तो उनका मसा हमेशा 1 होगा। ठीक, क्या होगा? मसा हमेशा 1 होगा, इसलिए इसके नीचे क्या हो जाएगा? 1। ठीक, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1 से भाग लगा देंगे तो 4, यानी कि भिन्नों का लसा। तो ये हमारा जो लसा आ जाएगा LCM, वो अगर बटा के रूप में देगा तो 4/1, नहीं तो 4 देगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे फिर देखते हैं इस पे कि भिन्नों का मसा। तो जब भी भिन्नों का मसा कहेगा तो हम अंशों का मसा निकाल लेंगे और हरों का क्या निकाल लेंगे? लसा निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ दिया एक सवाल कि 2/7 तथा 4/17 का मसा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर लेंगे कि जब मसा पूछा है हमसे, जो पूछेगा अंशों के साथ वही काम करेंगे। तो 2 और 4 का हम मसा निकाल लेंगे। तो मसा किसी भी विधि से, या तो गुणनखंड विधि से निकाल लें या तो भाग विधि से। तो भाग विधि से मसा निकालते हैं तो भाग से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देंगे। 2 दूना के 4, अगर ये कट गया तो यही हमारा मसा हो जाएगा। कट गया तो यानी कि मसा हमारा जो 2 और 4 का जो मसा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और लसा निकालने के लिए तो यही एक बात और आप लोगों को बता दें या लिख लिख के बता देते हैं कि अभाज्य संख्याओं का जो लसा होता है, अभाज्य संख्याओं का लसा, अभाज्य संख्याओं का लसा, संख्याओं का लसा दी गई संख्या का गुणनफल होता है। दी गई संख्या, दी गई संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक, गुणनफल होता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर हमसे मसा पूछेगा अभाज्य संख्याओं का तो मसा हमेशा 1 होता है, जबकि लसा दी गई संख्याओं का गुणनफल हो जाता है, यानी कि 7 गुणित 17 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा इनका मसा और 7 7 49, 4 जाएगा हासिल और 7 एकम 7 और 7 4 11, यानी कि 2/119 इसका हमारा आंसर आ जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक,
तो इस तरह से हम क्या कर लिए कि भाग विधि से लौसो मौसो निकालना सीखे, फिर भिन्नों का लौसा निकालना, भिन्नों का मौसा निकालना सीख गए। आगे देखते हैं। अब आगे दिया है एक ये फार्मूला होता है, इसको हम डायरेक्ट याद कर लेंगे क्योंकि इस पे भी 1 से 2 नंबर हमारे एग्जाम में आते हैं। होता क्या है कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या गुणते लौसा गुणते मौसा बराबर में लौसा गुणते मौसा। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, दो संख्याओं का लौसा दिया है 2520 तथा मौसा दिया है 12। ठीक, इसमें से कह रहा है कि एक संख्या जो है 504 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अगर इस बात को हम याद रखेंगे तो आराम से दी गई रख देंगे इस पे, इस सूत्र पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं। तो पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणते मौसा, यानी कि पूरा लौसा का कितना मान दिया है, तो 2520। ठीक, तथा मौसा कितना दिया है, 12 रख दिए। फिर कह रहा है कि इसमें से यदि एक संख्या, यानी कि एक संख्या 504 है, यानी कि मान लेते हैं कि पहली संख्या कितनी है, 504, तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या क्या करनी है, दूसरी संख्या बतानी है। ठीक, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अभी जब दूसरी संख्या को ज्ञात करेंगे तो ये जो संख्या है पहली संख्या, ये इसके नीचे जाके भाग के रूप में हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ जो हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या, ये जो दूसरी संख्या हो गई। अब यहाँ है लौसा गुणते मौसा, और ये नीचे आ जाएगा तो भाग हो जाएगा 504 का। ठीक, तो अब इस तरह से जब भाग लगा देंगे तो हम यहाँ दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो भाग लगाएंगे तो काट सकते हैं, या तो इसको 12 से काट दें, या ऐसा गुणा करें कि ये 2520 बन जाए। ठीक, तो इसको कटाएंगे। अब ये जब देखेंगे तो ये 12 से भी अगर हम इसको कटाएं तो कटेगा, और इससे भी कटाएं तो, यानी कि विभाज्यता के नियम से देखेंगे या हम इनमें गुणा करके देखेंगे। तो चेक करें तो ये 4 है, अगर 5 जीरो बनाना है हमको, 5 चौक को 20, यानी कि अगर हम इसमें 5 से इसको गुणा करें तो ये 20 आ जा रहा है जीरो को लेके, और फिर 5 का गुणा करें तो 5 5 25, यानी कि ये 504 से पूरी बार 5 बार में 2520 कट जाएगा। कैसे कट जाएगा तो देख लेते हैं। अगर 5 से गुणा करेंगे या 5 से काट रहे हैं तो 5 चौक को 20, जीरो, 5 जीरो 0 2, 5 5 25। ठीक, यानी कि 5 से पूरी बार कट जाएगा। जब 5 से पूरी बार कट जाएगा तो क्या करेंगे, 5 से पूरा काट लेंगे। 1 मिनट, 5 से पूरा काट लेंगे। ठीक, तो देखते हैं यही कट जाएगा 5 से पूरा, तो ये हो जाएगा, यहाँ है 504, और ये 504 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो दूसरी संख्या का जो मान आ जाएगा इसमें अब गुणा कर देंगे तो 12 5 60, तो 60 क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का मान हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हम 60 पता कर लिए। तो इस तरह से हम आज HCF LCM का जो है थोड़ी सी थ्योरी पढ़े हैं, इसके अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो और थ्योरी छुट्टी होगी उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।